ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने मेनली क्लिनिकल्स करना है, लेकिन क्लिनिकल्स को करने से पहले कुछ जनरल टर्म्स हम देख लेते हैं जो इसके अंदर बहुत ज़रूरी हैं। पहला जो है मेनार, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है इसको हम मेनार बोलते हैं, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ नोन एज मेनार। उसके बाद जो है नॉर्मल प्यूबर्टी चल रही होती है और उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, और जब सीजेशन हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। पहली टर्मिनोलॉजी हमने क्या यूज़ की, मेनार्क, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद हमने बोला मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज का मतलब है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और ये जो नॉर्मल ये पीरियड होता है वो 45 या 50 ईयर्स के अंदर जो है मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। और इसका रीज़न यही होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, या सारे जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी डिक्रीज़ होने की वजह से। अब इसके सिम्टम्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर एकदम जो बढ़ जाता है, स्पेशली फेस का रेडिशनेस आना शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। और इसके अलावा जो है साइकोजेनिक साइकिक सेंसेशन आ जाती है, जैसे कि डिज़निया वगैरह, इरिटेशन, फटीक, एंग्जाइटी। और इसके अलावा जो बोन्स की कैल्सिफिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तभी जो है रिकेट्स का चांस भी फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। तो ये इसके सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा जो है हम सिंपल अपनी क्लिनिकल्स की तरफ आते हैं। पहले एन्वुलेटरी फेज, इसका मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चल रहा होगा, यानी कि फीमेल सेक्सुअल साइकिल तो चल रहा होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे ओव्यूलेशन डेवलप नहीं होगी। ज़ाहिर बात है, एलएच सर्ज की इनसफिशेंसी की वजह से ये काम होगा। और ये मोस्टली जो है एन्वुलेटरी फेज कब चल रहा होता है, मतलब प्यूबर्टी से कुछ टाइम पहले, यानी कि बेशक प्यूबर्टी आ चुकी होती है, यानी कि FSH और LH सिक्रीट हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी LH सर्ज नहीं आई होती, तभी फ्यू साइकिल्स बिफोर प्यूबर्टी, एक तो ये होता है। और दूसरा जो है मीनोपॉज के बाद भी बहुत सारे साइकिल इसी तरह चलते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होती, लेकिन बाकी साइकिल्स, यानी कि तभी जो है ये बोलते हैं कि जैसे एज होती है, एज के बढ़ने के साथ साथ फर्टिलाइजेशन या फर्टिलिटी जो होती है वो फीमेल से कम होना शुरू हो जाती है। ये वजह होती है क्योंकि वहाँ पे एन्वुलेटरी साइकिल चलना शुरू हो जाते हैं। बेशक अभी तक मेंस्ट्रुएशन रुकी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि ओवम जो है वो नहीं बना होता, ओव्यूलेशन नहीं होती, इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो एन्वुलेटरी साइकिल जो है प्यूबर्टी से कुछ टाइम पहले, ठीक है, फ्यू साइकिल प्यूबर्टी से कुछ पहले, और मीनोपॉज के भी बहुत टाइम बाद तक ये चलता रहता है, फिर बाद में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है कि ये मीनोपॉज जैसा ही होता है, लेकिन मीनोपॉज क्या कि 45 और 50 ईयर्स पर अगर स्टॉप हो तो उसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। लेकिन अगर उससे पहले अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना चले तो उसको हम बोलते हैं एमेनोरिया, ठीक है। सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एनी एज अदर देन द 45 एंड 50, उसको हम बोलते हैं एमेनोरिया। अब एमेनोरिया जो है उसकी हमने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, एक तो फॉल्स एमेनोरिया और दूसरा है ट्रू एमेनोरिया। फॉल्स एमेनोरिया जो है इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन तो हो रही होती है, ठीक है। हमने कैसे डिवाइड किया, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स के अंदर ये होता है कि मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, लेकिन हमें उसका आउटकम नज़र नहीं आ रहा था। वजह ये है कि कहीं पे ब्लॉक हुआ होता है, सर्विक्स के लेवल पर, वजाना के लेवल पर या यूवुला के लेवल पर ब्लॉक हुआ था, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं नज़र आता। और ट्रू के अंदर क्या होता है, एक्चुअल ये साइकिल नहीं चल रहा होता। अब ये एक्चुअल साइकिल नहीं चल रहा, इसकी भी दो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, या तो बिफोर प्यूबर्टी के नहीं चल रहा होता, या फिर मेनोपॉज के बाद ये नहीं चल रहा होता। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर भी यही नहीं चल रहा होता। तो ट्रू को भी, ये जो ट्रू है, हमने इसको किस तरह डिवाइड किया हुआ है। एक तो पहले हमने डिवाइड किया फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल 3 कंडीशन के अंदर, बिफोर प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर, लैक्टेशन के कुछ टाइम के अंदर, और थर्ड नंबर पर आ जाता है मेनोपॉज पे। और कुछ होते हैं पैथोलॉजिकल, ठीक है, पैथोलॉजिकल का। तो पैथोलॉजिकली भी जो होते हैं उसको भी हमने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। अब जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी इस वजह से होता है, यानी कि प्राइमरी में क्या होता है, शुरू से ही, यानी कि प्यूबर्टी पर ही जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी में होता है कि प्यूबर्टी पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दरमियान में कहीं किसी रीज़न की वजह से मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है। तो प्राइमरी का कॉज क्या हो सकता है, ऊपर से हम शुरू करते हैं कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट नहीं होता, या ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट नहीं होता। एंटीरियर पिट्यूटरी से LH या FSH ये दोनों सिक्रिएट नहीं हो रहे, या फिर क्या होता है, यूट्रस के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ होती है, ठीक है। तो ये 3 काज हो सकते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं हो रहा, LH FSH नहीं हो रहा, और साथ में यूट्रस के अंदर कोई डिजीज़ है। और सेकेंडरी
के अंदर होता है कि प्यूबर्टी पर तो मेंस्ट्रुएशन होती है लेकिन बाद में सीजेशन कहीं हो जाती है मेंस्ट्रुएशन की। तो इसका रीज़न होता है या तो हाइपो या हाइपर थायरॉइडिज्म के अंदर हमें ये नज़र आता है, ठीक है, हाइपर एंड हाइपो थायरॉइडिज्म, ठीक है, जैसे भी है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर एक कंडीशन नज़र आती है, और दूसरा कशिंग सिंड्रोम जो है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि हाइपोथायरॉइडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस और कशिंग सिंड्रोम, तो हार्मोनल जो है इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से ये काम होता है। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं डिस्मेनोरिया के अंदर। डिस्मेनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुएशन जो होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। फिर पॉलीमेनोरिया का मतलब है कि नॉर्मल जितना फ़्लो होना होता है उससे बहुत ज़्यादा फ़्लो हो, और टाइम ड्यूरेशन भी, यानी कि जो गैप होता है बिटवीन टू मेंस्ट्रुएशन वो भी ज़्यादा शॉर्टन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमेनोरिया, ठीक है। फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलीमेनोरिया में क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, डिस्मेनोरिया में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, और एमेनोरिया के अंदर सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट एनी एज। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म का मतलब है कि जो ओवेरियन हार्मोन्स हमारे होते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी सिक्रीशन कम हो जाए, ठीक है। तो इसके कॉजेज़ दो ही हो सकते हैं, या तो ओवरी जो है पोरली डेवलप हुई हो, यानी कि उसके अंदर वो सही से साइकिल ना चल रहा हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इस वजह से रिलीज़ नहीं होते, या फिर कंजेनिटल एब्सेंस हो जाए ओवरीज़ की, ठीक है। इसके अलावा इसको हमने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। जैसे कि मेल्स के अंदर हमने डिवाइड किया था कि प्री प्यूबर्टल हाइपोगोनेडिज्म और पोस्ट प्यूबर्टल। प्री प्यूबर्टल के अंदर आपको पता है कि जब पैदाइशी ये हार्मोन सक्रिएट नहीं हो रहे होंगे तो उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप नहीं होंगी। तो हमने कैसे डिवाइड किया है हाइपोगोनेडिज्म को, एक्चुअली लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से मैं इनको ऑरली बता रही हूँ। प्री प्यूबर्टल हाइपोगोनेडिज्म, जिसको अनकाइज्म भी बोलते हैं, और पोस्ट प्यूबर्टल हाइपोगोनेडिज्म। तो प्री प्यूबर्टल हाइपोगोनेडिज्म के अंदर क्योंकि शुरू से ही नहीं सेक्रीट हो रहा था, तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। पहले सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी इनफेंटाइल होंगे, और हाइट भी टॉलर होगी। टॉलर हाइट का रीज़न ये है क्योंकि एपिफाइसिस को ये ब्लॉक कर देता था ना, एस्ट्रोजन जब प्यूबर्टी पर रिलीज़ होता है तो एपिफाइसिस जो एंड होते हैं एपिफाइसियल एंड को मिला देते हैं आपस में, जिसकी वजह से ग्रोथ मजीद नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये सेक्रीट नहीं होता, तो अगर ऐसे पर्सन के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सेक्रीट हो रहा है, या सेक्रीट हो रहा है जितना भी सेक्रीट हो रहा है, तो उसकी वजह से प्यूबर्टी के बाद भी जो है ग्रोथ बढ़ती ही रहती है। अच्छा, उसके बाद पोस्ट प्यूबर्टल अगर हो जाए तो इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन क्योंकि पहले तो डेवलप हो चुके होंगे ना, उनकी रिग्रेशन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे वो डेवलप ही नहीं हुए थे, यहाँ पे इनकी रिग्रेशन हो जाएगी। और फिर यूट्रस भी जो है, यानी कि जो सारे ऑर्गन्स हैं इनका साइज़ पहले बड़ा था, जैसे कि ब्रेस्ट, उसका साइज़ बड़ा होगा, वो रिग्रेस हो जाएगा, वो पेंडुलस हो जाएगी। इसके अलावा वजाइना का साइज़ बड़ा था, वो भी दोबारा से रिग्रेशन स्मॉलर हो जाएगी। और फोर्थ नंबर पे जो यूट्रस उसका साइज़ भी बड़ा था, वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा प्यूबिक हेयर जो पहले से डेवलप हुए हुए थे, एक्सिलरी हेयर, वो भी क्या हो जाएंगे, उनकी थिनिंग होना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे हाइपोगोनेडिज्म हो गया है, तो ज़ाहिरी बात है जो साइकिल है, नॉर्मल साइकिल है, वो या तो नहीं चलेगा, इरेगुलर साइकिल होगा, या फिर एमेनोरिया हो सकता है, ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इम्यूनिटी काज के अंदर हम हाइपोगोनेडिज्म हमने बोला था, तो ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइपरगोनेडिज्म के अंदर। इसके अंदर 6 हार्मोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सिक्रीट होते हैं। कॉज यही होता है कि ग्रैनुलोसा सेल्स से, आपको पता है ना, ग्रैनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, बाद में थीका सेल्स है वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। तो अगर उनके अंदर ट्यूमर डिवेलप हो जाए तो उसकी वजह से हाइपरगोनेडिज्म हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि जो क्योंकि इन दोनों का काम क्या है, एंडोमीट्रियम के स्ट्रेटम फंक्शनल को क्या करना, डेवलप करना। तो जब ये हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सिक्रीट होंगे तो एंडोमीट्रियम हमारी बहुत ज़्यादा उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और उसके बाद जब जितनी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होगी तो जाहिर बात है जब उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं आना है तो उतनी ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो और ब्लीडिंग भी इरेगुलर होगी और हाइपरट्रोफाइड एंडोमेट्रियम की वजह से। अब उसके बाद फाइनल हमारे पास आ जाता है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब है कि इनएबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट। फीमेल की अगर हम बात करें तो इनएबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट होता है फीमेल स्टेरिलिटी। तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एक कॉज है कि अगर हाइपोगोनेडिज्म हो, ठीक है, या फिर जो है म्यूकस प्लग्स, जो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब हमारी प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा होता है ना यहाँ पे, तो उस कंडीशन के अंदर जो है ना म्यूकस को, सर्वाइकल म्यूकस को थिन कर दिया जाता है ताकि जो है स्पर्म उसके अंदर मूव कर सके, ठीक है, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर कुछ इस तरह की कंडीशन हो कि उस म्यूकस को हम थिन ना कर पा रहे हों और वो थिक गिरे तो स्पर्म इनसाइड मूव कर ही नहीं पाएगा। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, उसकी वजह से ये सल्पिंजाइटिस भी इसका कॉज है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। और फाइनल जो हमने चीज़ देखनी है वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोनल सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है,
ये टॉपिक जो है हार्मोनल सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी है, जिसको हम द पिल्स बोलते हैं। अब इसका मेन काज क्या होता है, हमने कॉन्ट्रासेप्शन करनी होती है, यानी कि प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन करनी होती है। तो इसके दो मेथड है, एक तो रिदमिक मेथड, ठीक है, दो मेथड है। एक है रिदमिक मेथड, इसके अंदर इंटरकोर्स के टाइम को मैनेज किया जाता है कि उस टाइम पर इंटरकोर्स ना किया जाए, जबकि मैक्सिमम चांस होता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो इंटरकोर्स को कब अवॉइड किया जाता है, 4 days प्रायर टू ओव्यूलेशन एंड 3 days आफ्टर द ओव्यूलेशन, ठीक है। इनके इन 7-8 दिनों का जो है वो इंटरकोर्स को प्रिवेंट किया जाता है। तो ये रिदमिक मेथड होता है, और दूसरा होता है हार्मोनल मेथड। तो हार्मोनल मेथड वही जो मैं आपको पहले ही बता रही थी, जब हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देख रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों को जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है फीमेल के अंदर, और यानी कि थ्रू पिल्स ही उसको खाया जाता है। तो किस तरह से फर्स्ट हाफ ऑफ द सेक्शुअल साइकिल के अंदर ही किया जाता है, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि एलएच की सर्च डेवलप नहीं हो पा रही होती, ठीक है, एलएच की सर्च डेवलप नहीं होगी, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाएगी। और बाकी सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उन्होंने कुछ बताए हुए हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, और होप आपको जो है इससे कुछ न कुछ समझ आया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इसको कोरिलेट करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करे इस चीज़ के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ को पढ़ने में, ये वीडियो मैंने एक जो था स्टूडेंट, उन्होंने बोला था कि आप इस पर प्लीज़ बना दें, क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले हैं, मेरे भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने मुझे बोला तो मैं बना रही हूँ। तो होप जो है आप इस स्ट्रगल को अप्रिशिएट करेंगे, और प्लीज़ चैनल को जो है प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे करें, लाइक भी करें वीडियो को ज़रूर, और प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें। थैंक यू।